हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोश प्रवाह विवरण में जो विशेष कुछ मदें होती हैं जिनका कि लेखा हमें कहीं ना कहीं करना पड़ता है, समायोजन हमें कहीं ना कहीं करना पड़ता है ताकि कि सही फंड फ्रॉम ऑपरेशंस ज्ञात हो सके और फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स या एप्लीकेशन में मद को सही तरीके से दर्शाया जा सके। आपको पता है पिछले वीडियोस में हमने फंड फ्लो एनालिसिस क्या होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझा था। साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हमने देखा था। उसी क्रम में अगली कड़ी है कुछ विशेष मदें, उनका समायोजन। आज हम पूरा सवाल नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ मदें हैं जिनका समायोजन या उनका प्रभाव फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, परिचालन से लाभ या फंड्स के कोषों के उपयोग या स्रोत में कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, उसको कैसे दर्शाया जाना चाहिए, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जानी चाहिए, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, जिसमें कि केवल चालू दायित्व और चालू संपत्तियों को दर्शाया जाता है। दूसरी स्टेप जो प्राय बुक्स में एकदम एक्सप्लेन की हुई नहीं मिलती, वो ये कि जो भी चालू संपत्तियां और चालू दायित्व हैं उनके अलावा, उनको छोड़कर, क्योंकि वो तो आ गए आपके शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, अनुसूची में आपने उनको डाल दिया, पर उनके अलावा जितने भी स्थायी प्रवृत्ति की मदें हैं, चाहे वो संपत्ति पक्ष में चाहे वो दायित्व पक्ष में बैलेंस शीट में दर्शा रखी है वो, और साथ में वो भी मदें जो कि अतिरिक्त सूचनाओं में दे रखी है परंतु ऊपर बैलेंस शीट में उनसे संबंधित खाते नहीं है, उनके लिए भी हमें प्राय अकाउंट बना लेना चाहिए, खाता बना लेना चाहिए। और उस खाते से हमें ये पता चलता है कि इस खाते से संबंधित, इस मद से संबंधित कौन सी राशि, कितनी राशि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में जाने वाली है, उसको प्रभावित करने वाली है, या कितनी राशि फंड फ्लो स्टेटमेंट में उपयोग या स्रोत को प्रभावित करने वाली है। तो मैं उसी चीज को दोहराता हूं कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उससे इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा, जो कि आपके फोर्थ स्टेप से वापस मैच करता है कि जब हम एफएफएस बनाते हैं तो उसका भी जो लास्ट वैल्यू बनता है, वो बैलेंसिंग फिगर जो हम निकालते हैं, वो इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ही होता है, जो दोनों मैच कर जाते हैं। बीच में बची दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप में जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उससे स्पष्टता होगी, एटलीस्ट शुरू के कुछ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करें तो उसमें जरूर आप अकाउंट बनाएं, उससे हमें ये पता चलेगा कि उस अकाउंट में लिखी जाने वाली मद। तीसरी स्टेप यानी एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट, या अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, एफएफओ की गणना कर रहे हैं, तो उसमें वो कैसे प्रदर्शित की जाएगी, या उसमें अगर कोई राशि आई है तो वो कैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी। इसी को मैं वापस से आपको बोलता हूं जो मैंने अभी कहा आपको कि हमने सेकंड स्टेप में मान ले कि किसी भी मद का अकाउंट बना रखा है और उसमें अगर वो एसेट साइड है तो डेबिट बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने यहां पर दर्शाया हुआ होगा क्रेडिट साइड में, और अगर वो लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस यहां पर क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर डेबिट साइड में दर्शाया होगा। मैं ये मान लेता हूं कि कोई सा भी अकाउंट हो, चाहे वो एसेट का हो चाहे वो लायबिलिटी का हो, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस यथास्थान लिखने के उपरांत अगर आप पाते हैं कि उस खाते में यहां पर बाई बैंक आता है, चाहे वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में और चाहे वो प्रश्न में दिए गए अतिरिक्त सूचना या समायोजन के कारण अगर यहां पर बैंक अकाउंट आता है, तो ये तो खाते का नाम है, ये जो भी ट्रांजेक्शन हुआ इससे पैसा आया है तो इसको आप सोर्सेज में ले जाएं। जो एफएफएस आप बना रहे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें आप सोर्सेज में ले जाएं। इसी प्रकार से अगर यहां पर आपके पीएनएल अकाउंट आता है, कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, तो इसका मतलब आपने इस राशि को यहां पर चार्ज किया, ये खर्चा हानि इस प्रकार की मद है ये, तो इसको आप जो एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट आप बना रहे हैं थर्ड स्टेट में, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं और उससे आप एफएफओ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात कर रहे हैं, तो ये राशि वहां पर जाएगी और उसमें डेबिट पक्ष में इसको प्रदर्शित करते हैं, इस खाते को
डेबिट पक्ष में प्रदर्शित कर दे इस राशि से। इसके ठीक विपरीत अगर यही खाता बैंक अकाउंट यहां पर है तो ये एप्लीकेशन साइड में बतलाइए एफएफएस में, और पीएनएल अकाउंट अगर ये यहां पर डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो ये एफएफओ के फंड फ्रॉम ऑपरेशन को ज्ञात करने के लिए एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में बताइए ये क्रेडिट की गई राशि है पीएनएल अकाउंट में इनकम वाली साइड में जाएगी। तो इस प्रकार से समायोजन आप करेंगे विभिन्न मदों का। आज हमने कुछ मदे यहां पर लिए समझने के लिए, जैसे कि एसेट। अगर आपको ये क्वेश्चन की तरह देखिए आपकी एक प्रश्न में आपको बैलेंस शीट में अगर ऐसे एसेट बता रखी है लाइक मशीनरीज और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उसका वैल्यू दे रखा है, और इस पक्ष में डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता रखा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, और इनके वैल्यूज में कुछ भी मान लेता हूं, जैसे डेप्रिसिएशन 1,50,000 और 1,70,000, और मशीनरीज की वैल्यूज अपन मान सकते हैं ऐसा करते 5 लाख और 7 लाख मान लेते हैं। और बैलेंस शीट में एसेट से संबंधित इस बात के अलावा एक सूचना जो दे रखी है वो ये मान लेते हैं कि एक मशीन 30,000 में सेल की गई। खूब सारी मशीनें हैं, उनमें से एक मशीन 30,000 रुपए में बेच दी गई जिसकी लागत 60,000 रुपए थी, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस मशीन के ऊपर जो बेची गई है उस मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन था वो 20,000 रुपए था। तो इसको चूंकि ये स्थायी संपत्ति से संबंधित बात है तो इसको हम कैसे बनाएं, तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप इसको देखिए लायबिलिटी साइड में डेप्रिसिएशन बता रखा है, इसका मतलब ये जो मशीनरी है वो एसेट साइड में एट कॉस्ट शो की हुई है, ये इनकी कॉस्ट वैल्यू है। इसमें से 5 लाख में से 1.5 लाख अगर घटा दे तो ये WDV आ जाएगा, और 7 लाख में से अगर हम 1,70,000 घटा दें तो सेकेंड ईयर का ये अपेक्षित मूल्य यहाँ पर आ जाएगा। पर अगर कॉस्ट हमें मालूम है तो प्रायः कॉस्ट पे ही हमें खाते बना लेने चाहिए। तो ये कैसे बनेंगे मैं बना रहा हूं, मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट पे बनाए टू बैलेंस BD कितने रुपए का है, ये वाला 5 लाख रुपया। मैं 2-3 लाइनें छोड़ के ट्रांजैक्शंस के लिए पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूं, बाई बैलेंस CD ये कितने रुपए का है, 7 लाख रुपए का, यहां से ले लीजिए। अब ये विशेष बात ध्यान रखें कि यहां पर अगर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है कॉस्ट के ऊपर और गलती से अगर हम यहां पर वार्षिक खास एनुअल डेप्रिसिएशन यहां पर लिख दें तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो WDV पर बच जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये कॉस्ट पर है तो ये भी कॉस्ट पर होना चाहिए, और इसलिए यहां पर वार्षिक खास कॉस्ट पे जब हम खाता बना रहे हैं तो वार्षिक खास यहां पर नहीं आना चाहिए। इस बात को आप जरूर याद रखें। फिर अगर कोई संपत्ति हमने बेची है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई संपत्ति हमने बेची है वर्ष के दौरान तो उस बेची गई संपत्ति की कुल लागत यहां पर आ जानी चाहिए, ताकि कॉस्ट में से जो बेची गई संपत्ति की कॉस्ट को घटा दे तो शेष संपत्तियां एट कॉस्ट यहां पर बच जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखें। यहां पर आप देखिए लाभ और हानि खाते निकालने के लिए बेची गई संपत्ति के ऊपर हमेशा WDV से तुलना की जाती है। जो कॉस्ट है उस मशीन की है वो है 60,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 20,000। अगर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को कम कर दें तो इस मशीन का जो WDV है वो आ जाएगा, वो है 40,000। 40,000 की तुलना अगर आप करें सेल प्राइस से जो 30,000 है तो कॉस्ट WDV ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, इसका मतलब इस संपत्ति के ऊपर 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो बेची गई संपत्ति जिस दिन बेची गई उस दिन संपत्ति का मूल्य कितना था, 40,000 रुपया अपेक्षित मूल्य, बेची कितने में, 30,000 में, हानि कितने की हुई, 10,000, वो हानि यहां पर आ जानी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं इसका ट्रांजेक्शन बाई बैंक
जो सेल प्रोसीड है वो यहां पर आ जाएगा प्रश्नानुसार, ये है 30,000 रुपया। बाय लॉस, तो यहां पे अगर आप ट्रांजेक्शन का नाम दर्शाएंगे तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो जाएगा, परंतु हम सीधा इसको चार्ज किससे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए और ब्रैकेट में लिखिए लॉस। ये कितने का है, 10,000। अगर इन दोनों को जोड़े तो अभी तक तो ये WDV ही बना, जबकि हम खाता कॉस्ट पे बना रहे हैं तो कॉस्ट माइनस करने के लिए यहां पर इसका डेप्रिसिएशन भी लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना था इस मशीन के ऊपर, प्रश्न में दे रखा है 20,000 रुपए। तो अब ये कॉस्ट हो गई 30 और 10 40, 50 60, 60,000 रुपए यहाँ पर उसकी लागत है। तो जोड़ कर ले, योग कर ले, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 7,60,000 इस पक्ष में और इस पक्ष में भी 7,60,000 करने के लिए योग यहां पर आएगा 1,60,000 रुपया। इसका नाम क्या है, टू बैंक परचेज किए तभी बढ़ी है ये संपत्ति। मशीनरी जो शुरू में 5 लाख थी, अंत में 7 लाख हो गई। इतना बेचने के बावजूद तो क्यों बढ़ी, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी परचेज वर्थ रुपीज 1,60,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो अभी आपको मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि ये तो एप्लीकेशन में चला जाएगा FFS में, यहां से है ना। जब भी आप कॉस्ट पे खाता बनाएं तो अनिवार्यतः आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना ही है। अगर आपने कॉस्ट पे एसेट का अकाउंट बनाया है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ही है। और अपने को क्लोजिंग बैलेंस है प्रश्न में, बाई बैलेंस BD, ये प्रोविजन की तरह होता है डेप्रिसिएशन, इसलिए लायबिलिटी पक्ष में होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम से प्राय 1,50,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है, मैं 2 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, बाय टू बैलेंस CD, ये है 1,70,000 रुपया। अगर और कोई सूचना नहीं है तो इसका मतलब 20,000 रुपया लाभ हानि खाते से वार्षिक हास के नाम से चार्ज किया गया है। परंतु प्रश्न में ये मशीनरी में आपने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम है। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आप वापस लिखेंगे टू मशीनरी और ब्रैकेट में ऑन सोल्ड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना, 20,000 रुपए का। तो इस पक्ष का योग हो गया 1,90,000 रुपया और इस पक्ष का योग भी अगर 1,90,000 रुपया अपने को करना है तो यहां पर 40,000 रुपया बैलेंसिंग फिगर आएगी, जिसका नाम 2P&L अकाउंट लिखना है। ये आपको याद रखना है कि ये एनुअल डेप्रिसिएशन है। जो वार्षिक हास है वो जब हम लागत पे खाता बनाते हैं संपत्ति का तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर उस पर यहां पर आता है वो 40,000 रुपया। तो इस सवाल में ये 2P&L अकाउंट, यहां पर डेप्रिसिएशन जो लिखा है 40,000 रुपया, ये चला जाएगा थर्ड स्टेप में। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात करते समय एडजस्टेड P&L अकाउंट में लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 40,000, एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन। तो इस प्रकार से ट्रांजेक्शन करें। हाँ, हम चाहें तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर भी बना सकते हैं खाता। अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर ये अकाउंट बनाते हैं तो मैं थोड़ा सा बोल दूं, वो प्राय तभी बनाया जाना चाहिए जबकि प्रश्न में इन 3 सूचनाओं के अलावा जो आपको प्रारंभिक रूप से दे रखी थी, सेल, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, इन दोनों में से कोई एक सूचना और दे रखी हो। या तो वार्षिक हास दे रखा हो, वार्षिक रास प्रश्न में हो, या फिर आपके पास में प्रश्न में क्रय की राशि दे रखी हो कि इतने रुपए की संपत्ति क्रय की गई। तब हमें क्या करना चाहिए कि इसको रिटर्न ऑन वैल्यू पर भी हम बना सकते हैं। यानी कि या तो प्रश्न में ये 1,60,000 रुपया प्रश्न में दिया होता, या फिर यहाँ पर ये जो 40,000 रुपया जो डेप्रिसिएशन वार्षिक आया वो प्रश्न में दिया होता, तो हमें WDV पे भी इस खाते को बनाएंगे तो सेम रिजल्ट्स वापस से आ जाएंगे। WDV पे जब बनाएंगे तो वार्षिक हास इसी जगह पर आ जाएगा
इसी में आ जाएगा और डेप्रिसिएशन का खाता अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू में रिटर्न ऑन वैल्यू बनेगा ही था क्लोजिंग वाला, जबकि यहाँ पर वार्षिकांश लिखा गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही मैं अगला ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, प्रपोज डिविडेंड। पिछले वीडियो में भी हमने देखा है इसको। एक सूचना मैं मान लेता हूं कि जब आपने को बैलेंस शीट दे रखी है तो प्रपोज डिविडेंड यहां पर इस प्रकार से दिया हुआ होगा। फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का लायबिलिटी पक्ष में ये प्रपोज डिविडेंड होगा। मैं मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे 36,000 और 48,000। दूसरी बात, इसके संदर्भ में अगर सूचना है तो मैं एक सूचना को भी एज्यूम कर लेता हूं। वर्ष के दौरान ₹5,000 का अंतरिम लाभांश चुकाया गया। तो ध्यान, पहली बात तो ये कि ये जो प्रपोज डिविडेंड है ये हमेशा फाइनल डिविडेंड, अंतिम लाभांश होता है, जबकि सूचना में अंतरिम इंटरिम डिविडेंड दे रखा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक साथ एक ही खाते में मर्ज नहीं होंगी। इसको ध्यान रखें, दोनों के लिए सेपरेट अकाउंट आप बनाइए। दूसरी बात, प्रपोज डिविडेंड क्या है? वास्तव में इस वर्ष के कमाए गए लाभों के ऊपर अंशधारियों को दिए जाने वाला लाभांश है, जो वो आने वाले एक वर्ष के अंदर उसको चुका दिया जाता है। तो प्रायः ये करंट लायबिलिटी है। लेकिन जब हम ये कोष प्रभाव विवरण बनाते हैं तो हमें एक नोट लगा लेना चाहिए साथ में, और इसको मानना चाहिए कि इसको गैर चालू दायित्व माना गया है। हाँ, अगर प्रश्न में स्पष्ट लिखा हो कि ये चालू दायित्व है तो इसको आप ले जाइए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, अन्यथा इसको आप अपनी तरफ से एज्यूम कीजिए और इसके लिए खाता बनाइए। तो खाता कैसे बनाएंगे? प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इन दोनों के लिए प्रायः एक ही प्रकार के खाता एक ही प्रकार से बनाया जाता है। प्रपोज डिविडेंड आप देखिए लायबिलिटी साइड में है, बाय बैलेंस बीडी 36,000 और टू बैलेंस सीडी 48,000 रुपया। अगर प्रश्न में और कोई सूचना इसके संदर्भ में नहीं है तो लाभांश हर वर्ष लाभ कमा के हर वर्ष अंशधारियों को बांटा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पिछले वर्ष का जो है लाभांश वो चुका दिया जाना चाहिए। ऐसे टू बैंक इस खाते को और प्रोविजन फॉर टैक्स को विशेष तरीके से बनाया जाता है, बैलेंसिंग फिगर निकालना नहीं जाता। लास्ट ईयर का तो आप चुका दें और इस साल फिर अगर ये बैलेंस बच गया है तो ये माना जाएगा कि इस बार फिर आपने लाभ हानि खाते से प्रपोज किया है डिविडेंड, और ये 48,000 रुपए यहां पर बताएं। प्रायः इस तरीके से होता है। और अगर प्रश्न में हमें अंतरिम लाभांश या प्रपोज डिविडेंड के बारे में यहाँ पर अंतरिम शब्द नहीं होता, केवल लाभांश होता, तो चुकाया गया है तो टू बैंक यहां पर हम लिखते 5,000। अगर ये अंतरिम नहीं लिखा होता तो यहां पर 5,000 लिखते और शेष राशि यहां पर इस साल के लिए प्रोविजन प्रपोज मान ली जाती। और अगर प्रश्न में लिखा हुआ है कि वर्ष के दौरान लाभांश के लिए आयोजन किया गया इतना रुपया, तो वो जो भी आयोजन वाला रुपया है वो यहां पर लिखते P&L अकाउंट में, और चुकाने वाली जो राशि है वो बैलेंसिंग फिगर हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रपोज डिविडेंड का ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है कि ये प्रक्रिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए भी है। अब वापस, क्योंकि यही प्रश्न है और इसमें यह सूचना भी है, तो इसका समायोजन कैसे करें? तो इसके लिए फिर एक खाता बनाए अलग से, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट। ये क्या होता है? ये लाभ की बाहुल्यता के कारण, अधिकता के कारण वर्ष के दौरान ही प्रपोज किया जाता है और वर्ष के दौरान ही चुका दिया जाता है। ड्यूरिंग द सेम ईयर इट इज प्रपोज्ड एंड पेड बोथ इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। और
यहां पर दे रखा है जो ट्रांजेक्शन है वो है चुकाया गया। चुकाया गया को कैसे लिखते हैं किसी भी खाते में? टू बैंक। इंटरिम डिविडेंड पेड ₹5,000। तो खाता बंद कैसे होगा? ये बंद ऐसे होगा कि ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रपोज्ड फ्रॉम P&L अकाउंट एंड देन इट मस्ट बी पेड, तभी चुकाया गया होगा ये, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो पहले प्रपोज करें, ये बैलेंसिंग फिगर है, और इसको कहां लेके जाएं? वापस वही फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में लेके जाएं। बाय P&L अकाउंट आपने लिखा हुआ है तो वहां पर P&L अकाउंट में टू इंटरिम डिविडेंड लिखें। ऐसे यहां पर आपने बाय P&L अकाउंट प्रपोज डिविडेंड के खाते में लिखा हुआ है, तो एडजस्टेड P&L अकाउंट जब आप बनाएं तो उसमें आप लिखें टू प्रपोज्ड डिविडेंड बाय ₹48,000 इट विल गो। इसी प्रकार और देखते हैं हम फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? एसेट पक्ष में दिखाई मद होती है ये बैलेंस शीट में। ये ऐसे खर्चे और हानियां हैं कैपिटल नेचर के जो पूर्व में लाभ पर्याप्त नहीं होने के कारण अपलिखित नहीं किए जा चुके। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कम होते हैं, फिक्टिशियस एसेट अगर कम होती है तो इसका मतलब वो P&L अकाउंट से राइट ऑफ की जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर ये वैल्यूज कम होती हैं वो भी P&L अकाउंट से राइट ऑफ होती हैं। अगर इसका एग्जांपल मैं मान लूं कि अगर बैलेंस शीट में अपने को दे रखा है कोई एक एग्जांपल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, अगर हम ये खाता बनाए, अगर बैलेंस शीट में सूचना, मैं बोल रहा हूं कि बैलेंस शीट में सूचना ऐसे दे रखी है कि एसेट साइड में 20,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस और 10,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा? टू बैलेंस PD 20,000, और बैलेंस शीट में से ही आप ये क्लोजिंग बैलेंस लेके आए बाय बैलेंस CD 10,000। तो कम क्यों हो गया? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये जो मदें हैं, डिस्काउंट ऑन से इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये सारी मदें हैं वो हैं जो कि फिक्टिशियस एसेट कहलाती हैं। ये कम कैसे हो जाती हैं? P&L अकाउंट से राइट ऑफ करने के कारण। तो यहां पर हम लिखते हैं P&L अकाउंट ब्रैकेट में राइट ऑफ, कितना रुपया? 10,000 रुपए। तो इस प्रकार से एक खाता कंप्लीट हो गया। और ये राशि कहां चली जाएगी? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय थर्ड स्टेप में जब हम एडजस्टेड P&L अकाउंट बना रहे हैं तो इसने लिखा है, इस खाते ने लिखा है बाय P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट में आप लिखें टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 10,000 रुपए से। ऐसे ही अगर कोई ये है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ऐसा कोई केस है तो इसके लिए भी हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि अगर हमें बैलेंस शीट दे रखी है तो डिवेंचर कहां होगा? इस पक्ष में। कोई भी एग्जांपल हम मान लेते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का बैलेंस अपने को प्रश्न में बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखा होगा, तो मान लेते हैं कि ये 25,000 और यहां पर 75,000। कम हो जाता, कम भी हो सकता है डिवेंचर का वैल्यू, प्राय शेयर कैपिटल का वैल्यू बढ़ता है पर कम नहीं होता, पर डिवेंचर का वैल्यू कम भी हो सकता है। अगर इसका रिडीम्शन कर दिया तो इसको चुकाया जा सकता है, चुकाने की सूचना भी हो सकती है, रिडीम्शन यानी शोधन की सूचना भी हो सकती है। तब 25,000 से यहां पर शेष ये कम हो जाएगा। रिडीम्शन होने का मतलब चुका दिया गया है टू बैंक। मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 10,000 रुपए लिखा हुआ है 75 की जगह पर, तो क्या करेंगे? 15,000 रुपए को चुका दिया गया है, उसका शोधन कर दिया गया है, तो इस खाते में टू बैंक 15,000 आ जाएगा। पर फिलहाल मैंने माना है यहाँ पर 75,000 रुपया डिवेंचर, और साथ में एक एसेट साइड में एक सूचना और है, वो है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये पहले जो डिवेंचर जब शुरू में कभी इश्यू किए गए थे तो उनका शेष भी डिस्काउंट का चला आ रहा है। मान लेते हैं कि ये पहले 5,000 था और सेकेंड ईयर के एंड में ये हो गया 2,000 रुपया। तो ये डिवेंचर से संबंधित सूचना है दोनों। और नीचे फुटनोट में आपको और सूचनाएं दे रखी है अतिरिक्त सूचनाओं में, वो मान लेते हैं एक और कि अगर प्रश्न में दे रखा है ऋण पत्र
10% बट्टे पर निर्गमित किए गए। डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आपको प्रश्न में इशू कहीं पर दिखता है, सिर्फ सवाल कर रहे हैं, तो उस इशू को आपको क्या करना पड़ेगा, 10% बट्टे पर इस तरीके से समायोजन करना पड़ेगा। तो मैं पहले डिबेंचर का खाता बना लेता हूं। ये 14% फिर क्या है, ये वार्षिक ब्याज की दर है जो डिबेंचर के ऊपर दी जाती है। वो है इसका इंटरेस्ट से संबंध है, इसका सीधा डिबेंचर अकाउंट, इसकी वैल्यू के ऊपर ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए काम आता है। फिलहाल यहां पर देखिए, बाई बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बीडी, ये है प्रश्न में 25,000 रुपया। फिर ये लीजिए 75,000 रुपया, टू बैलेंस सीडी 75,000 रुपया। अगर ना ये सूचना हो इधर एसेट साइड में, ना नीचे ये सूचना हो, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत सिंपल सा है कि आप बोलेंगे कि 50,000 रुपए का इश्यू किया गया है, 50,000 रुपए आए हैं बाई बैंक, 50,000 रुपया इश्यू ऑफ डिबेंचर। परंतु ये सूचनाएं दे रखी है, इनका समायोजन अपने को करना है। तो ये खाता अलग है, इस खाते का इससे, इन बैलेंसेस से इस खाते का कोई संबंध फिलहाल नहीं है। हमें देगा 10% बट्टे पर निर्मित करना है। तो आपको दिख रहा है एक बैलेंसिंग फिगर यहां पर आपको दिख रही है, वो कितनी है, 50,000 रुपया। अगर 10% बट्टा है तो 95% इसका हमें कैश प्राप्त हुआ है। तो इसका 95% तो करेंगे तो 45,000 रुपया, और 10% करेंगे तो हो जाएगा 5,000 रुपया। उसको इस पक्ष में हमें दर्शाना है। तो बाई बैंक 50,000 का 95% प्राप्त हो गया है, तो ये राशि यहां पर आएगी 45,000 रुपए। ये क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर। और बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये है 5,000 रुपया। और इस प्रकार से खाते का शेष दोनों साइड में 75,000 रुपया 75,000 रुपया हो जाएगा। और इस खाते से ये तो आप ले जाएंगे सोर्सेज में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, सोर्स में। और इसको चूंकि प्रश्न में दे ही रखा है, तो पहला ये खाता बनाए और उस खाते में इसका समायोजन अपने को करना पड़ेगा कि पहले के शेष ये थे इस खाते के, और इस साल ड्यूरिंग द ईयर इस खाते से संबंधित ये व्यवहार और हुआ, ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसका समायोजन उसमें डालें। तो डिस्काउंट ऑन, इसका खाता बनाए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो बैलेंस एसेट साइड में लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को, टू बैलेंस पीडी 5,000 एंड बाय बैलेंस सीडी 2,000। अगर ये सब यहां पर इस अकाउंट का नाम नहीं आया होता तो हम क्या कहते हैं, शुरू का बैलेंस 5,000, अंत का बैलेंस 2,000। ये एक फिक्टिशियस कृत्रिम संपत्ति है। कृत्रिम संपत्ति का मूल्य कैसे कम हो जाता है, वैल्यू कैसे कम हो जाता है, पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ करके लाभानी खाते से इसको अपडेट कर दिया जाता है। तो बैलेंसिंग फिगर 3,000 यहां पे आती पीएनएल अकाउंट के नाम से। और फिलहाल पहले इसको लेके आइए कि डिवेंचर अकाउंट ने कहा है डिस्काउंट ऑन इश्यू, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट कहेगा टू डिवेंचर 14% डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपया, ये वाला रुपया 5,000। तो डेबिट पक्ष का जो योग है वो है 10,000। अब इधर भी 10,000 अगर हमें करना है तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आएगी 8,000। और इस खाते का नाम है डिस्काउंट ऑन इशू, जो फिक्टिशियस एसेट है, इसके नेचर के कारण यहां पर ये क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या किया है आपने ड्यूरिंग द ईयर, राइट ऑफ किया है 8,000 का। तो इसको आप ले जाएंगे थर्ड स्टेज, जब आप एफएफओ की गणना कर रहे हैं, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं, तब उसमें आप लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ₹8,000। तो इस प्रकार से इसका समायोजन होता है। ऐसे ही एक और आइटम है यहाँ पर,
इसको मुंह जबानी बोलता हूं कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग से बैलेंस शीट में दर्शा रखा है तो कहां पर होगा ये लायबिलिटी वाली साइड में यहां पर होगा। सारे प्रोविजंस यहीं पर होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर ये कोई भी राशि यहां पर 1000 और 2000 में मान लेता हूं यहां पर दर्शा रखिए, तो इसका समायोजन क्या करें, तो इस पक्ष में होता है डेटर्स, देनदार, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का संबंध इस खाते से है डेटर्स के अकाउंट से। डेटर्स क्या चीज है, डेटर्स है वो है करंट एसेट। तो करंट एसेट को हम कहां ले जाते हैं, फर्स्ट पार्ट में, यानी कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। तो डेटर्स के वैल्यूज यहां पर जो बढ़ता रखे, मान ले कि 10,000 और 8,000, तो ये वैल्यूज नहीं ले जाएं आप शेड्यूल में, प्रोविजन इससे संबंधित है। तो 10,000 में से 1,000 ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को घटाइए, तो 9,000 रुपए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ले जाएं। किस नाम से, डेटर्स के नाम से शेड्यूल में जाएगा ये। और सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 8,000 में से 2,000 कम कर दें तो 6,000। सीधा ही आप नेट डेटर्स का अमाउंट शेड्यूल में लेके जाएं इस प्रकार से। और इसका प्रभाव वर्किंग कैपिटल पे कैसे पड़ा कि करंट एसेट कम हो जाने से वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाती है। तो डिक्रीज वाले कॉलम में इनका डिफरेंस 3000 ऐसे इसको प्रदर्शित करें। तो इस प्रकार से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा हो तो सीधा ही उस चालू संपत्ति से संबंधित है, तो उसी में समायोजित करके ही फिर शेड्यूल में उसको ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न मदों का समायोजन किया जाता है और उस पर लाभानी खाते पर क्या प्रभाव पड़ा और नकद पे या कोष पे क्या प्रभाव पड़ा उसको ज्ञात किया जाता है खाते में, और सही जगह पे ले जाके सही फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, परिचालन से लाभ और सही स्रोत एवं उपयोग कोषों के ज्ञात किए जाते हैं। इसी प्रकार हम और देखेंगे अगले वीडियो में भी कुछ समायोजन को लेके आएंगे ताकि कि वो सही तरीके से हम उसका कंप्यूट करना सीख पाए। धन्यवाद।